व्याकरण को देख रहे थे। व्याकरण में क्या देख रहे थे कि व्याकरण की पहली ही क्लास हुई थी कल, तो हम नहीं बता पाए थे। आज चलिए फिर से देख लीजिए। व्याकरण में हम देख रहे थे भाषा। भाषा भाषा क्या होती है, समझिएगा कि भाषा है क्या। भाषा है क्या? भाषा शब्द देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में, भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है। आ प्रत्यय के योग से बना है, ये प्रत्यय है, इसी के योग से बना है, आ प्रत्यय के योग से बना है। अब अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें भाषा का, तो भाषा का शाब्दिक अर्थ है, भाषा का शाब्दिक अर्थ है, भाषा का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखें तो बोलना या कहना होता है। बोलना, 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 बोलना या कहना, या कहना, कहना होता है। तो भाषा हम देख रहे थे व्याकरण में। आज पहली ही क्लास हम शुरू किए थे कल रात्रि में, तो आज इसे हम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, तो इसे आप पहली क्लास मान लीजिएगा। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े थे। तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोलना या कहना। तो भोलानाथ तिवारी के शब्दों में देखें, तो भोलानाथ तिवारी के शब्दों में देखते हैं। भोलानाथ तिवारी ने भाषा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भाषा 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 वह साधन है, वह साधन है, साधन है, वह साधन है, वह साधन है। भाषा वह साधन है कामा जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा विचारों को व्यक्त करते हैं, तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा वह साधन है। भोलानाथ तिवारी ने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा विचारों को व्यक्त करते हैं। तो हमने बताया कि भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसकी बात को अपने तक लेते हैं। तो यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा की विशेषताएं हम देखे थे रात्रि में। तो भाषा की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? भाषा पैतृक संपत्ति है। भाषा की विशेषताएं देखिए, भाषा की विशेषताएं हमने आपसे बताया था कि भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसे पिता द्वारा आपको नहीं मिला है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, आप समाज इसे अनुकरण द्वारा सीखे हैं। यह सामाजिक संस्था है। आप भाषा को अनुकरण द्वारा सीखे हैं। अब आप आए हैं समाज में, देखिए माताएं हमारी बचपन में सिखाती थी ना, देखिए ये भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है कि आपको पिताजी दे के चले गए हैं, बस आप अब शुरू करिए आगे। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पहली विशेषता भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरी, भाषा एक सामाजिक संस्था है। चौथी विशेषता अगर देखें तो भाषा का
अर्जन हम अनुकरण द्वारा करते हैं, भाषा का अर्जन हम अनुकरण द्वारा करते हैं, अनुकरण द्वारा करते हैं, अनुकरण से भाषा को सीखते हैं। फिर भाषा चिर परिवर्तनशील है। देखिए घर पे बड़े बुजुर्ग लोग बोला करते थे कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे पानी। तो भाषा परिवर्तनशील है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। फिर भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। आप देख लीजिए बचपन में हम क नहीं कह पा रहे थे, अब देखिए अब क कहने में कोई दिक्कत हो रही है, तो देखिए भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। वही क हमको कठिन लगता था, आज वही क हमको सरल लग रहा है। तो भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है, संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर चलती है, वियोगावस्था की ओर चलती है। तो यहाँ तक हम देख लिए। अब देखिए आगे हम चल रहे हैं। अब हम मानक भाषा को देखेंगे, भाषा के विविध रूप को देखेंगे। मानक भाषा क्या आती है? मानक भाषा। अब देखिए समझिए, अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिखिए मानक भाषा। देखिए किसी भाषा का वह साफ शुद्ध और नियमबद्ध रूप जिसे सब लोग समझ सकें और जिसे किताबों, समाचारों व सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। यह भाषा नियमों में बधी होती है, नियमों में बधी होती है। यह भाषा नियमबद्ध होती है। इसमें लिंग, वचन, वाक्य संरचना के निश्चित नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। फिर हमने आगे बताया था आपको रात्रि वाली क्लास में कि भाषा को हम देख रहे थे। भाषा में हमने राष्ट्रभाषा को भी देखा था, सारी भाषाओं को देखा था। तो मानक भाषा नियमबद्ध होती है, यह शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है, सब लोग समझ सकते हैं, इसे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो किताबों, समाचार पत्रों व सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है उसे ही मानक भाषा कहते हैं। एक बार फिर से मानक भाषा की परिभाषा आप लिख लेंगे। किसी भाषा का वह एक साफ शुद्ध और नियमबद्ध रूप जिसे सब लोग समझ सकें और जिसे किताबों, समाचारों व सरकारी कामकाज में इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही मानक भाषा कहते हैं। तो हमने बताया कि मानक भाषा व्याकरण सम्मत होता है, इसमें वाक्य संरचना, इन सारी चीज़ों का नियम होता है। मानक भाषा में एक रूपता और स्थिरता होती है। इसमें एक ही शब्द या वाक्य को अलग अलग तरीके से नहीं लिखा जाता। इसकी वर्तनी और उच्चारण का एक प्रमाणिक रूप होता है जिससे किसी तरह का भ्रम नहीं होता है। अगर आप आशीर्वाद लिखे हैं या कमल लिखे हैं तो एक कमल सभी जगह वही रहेगा, इसकी वर्तनी में परिवर्तन नहीं होगा, इसके रूप में भी नहीं परिवर्तन होगा, एक रूपता रहेगी। अब देखिए मानक भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। इसका उपयोग केवल स्थानीय बातचीत तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह शिक्षा, साहित्य, समाचार पत्रों, मीडिया, विज्ञान और सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। मानक भाषा में अस्पष्टता और निश्चितता होती है। मानक भाषा में जो कहा या लिखा जाता है उसका अर्थ सभी के लिए एक ही होता है। देखिए अगर आप कमल कह रहे हैं तो एक कमल एक फूल का नाम है। आप यहाँ रहिए, चाहे तमिलनाडु में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, अगर वो मानक भाषा है तो उसका अर्थ भी निश्चित रहेगा, और वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। आप कहीं भी जाएंगे, मानक भाषा में जो कहा या लिखा जाता है उसका अर्थ सभी के लिए एक ही होता है। इसमें क्षेत्रीय बोलियों की तरह शब्दों के अर्थ में बदलाव नहीं होता है, जिस तरह क्षेत्रीय बोलियों के अर्थ में बदलाव हो जाता है। भारत की 22 मान्यता प्राप्त मानक भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अब हम मानक भाषा को देख लिए। अब राष्ट्रभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा को समझें। राष्ट्रभाषा, यही सारी चीज़ों को हम रात्रि में देखें। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली या समझी जाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली, समझी और अपनी संस्कृति
अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति संस्कृति व राष्ट्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली समझी और अपनी संस्कृति व राष्ट्रीय पहचान को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरे शब्दों में समझिए, किसी देश के बहुसंख्यक ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली बहुसंख्यक ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली और पूरे देश को भावात्मक तथा सांस्कृतिक रूप से जोड़ने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी देश के बहुसंख्यक ज़्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली और पूरे समाज को भावात्मक तथा सांस्कृतिक रूप से जोड़ने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है। तो राष्ट्रभाषा आप समझ गए, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा अगर बोली जाने लगे तो राष्ट्रभाषा की, कोई भी देश हो सकता है, भारत ही नहीं, तो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं कि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो अधिकांश देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा जनता की भाषा होती है। यह किसी देश की आम जनता की भाषा होती है और इसका परस्पर स्वाभाविक रूप से पूरे देश में होता है। इसका प्रसार स्वाभाविक रूप से पूरे देश में होता है। इसकी सांस्कृतिक पहचान होती है, हमने बताया, यह देश की संस्कृति, इतिहास और गौरव का प्रतीक मानी जाती है। राष्ट्रभाषा देश की संस्कृति, इतिहास और गौरव का प्रतीक मानी जाती है। राष्ट्रभाषा में व्यापकता होती है। यह किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित न होकर पूरे देश के संपर्क भाषा का काम करती है। तो यही अपनी राष्ट्रभाषा होती है। हिंदी भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की अघोषित राष्ट्रभाषा है। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आगे चल रहे हैं। देखिए, यहाँ तो हम आपको जो प्रश्न कराए थे वो वाला PDF इसी पेज को खाली कर ले रहे हैं। चलिए आगे समझिए, राजभाषा क्या होता है। राजभाषा को समझिए। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश या राज्य के सरकारी कामकाज में हो, प्रशासन और न्यायपालिका में किया जाता हो। राजभाषा वह भाषा होती है, देसी भाषा में समझिए, कि जो सरकारी कामकाज, प्रशासन के कामकाजों में, न्यायपालिका के कामों में किया जाता है, तो वही राजभाषा होती है और कुछ नहीं। राजभाषा आप एकदम आसान शब्दों में समझें। राज्य या सरकार के प्रशासनिक और सरकारी कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली संवैधानिक या कानूनी रूप से जो भाषा स्वीकृत होती है उसे राजभाषा कहते हैं, जिसे स्वीकृति मिली हो। तो संवैधानिक मान्यता उसे प्राप्त हो, अगर वह राजभाषा है, सरकारी कामों काजों में उसका प्रयोग हो रहा है, सरकारी कामों काजों में अगर उसका प्रयोग हो रहा है तो उसे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा, भारत संघ की बात कर रहे हैं, भारत संघ की राजभाषा की बात कर रहे हैं। संघ की राजभाषा, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसके साथ ही सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का भी उपयोग सरकारी कामों काजों में होता है। तो यहाँ तक हम देख लिए थे। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का नॉलेज हमें ऊपर से रहना चाहिए। इसे तो हम बाद में देखेंगे भाषा विज्ञान में अच्छे से। तो अभी हम केवल आपको बेसिक परिचय के रूप में यहाँ हम समय दे रहे हैं, कम से कम आपको जानकारी रहे। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क भाषा
संपर्क भाषा क्या होती है? अब देखिए, संपर्क भाषा क्या होती है? मान लीजिए मोहन है, ये सोहन है, मोहन है, ये सोहन है। अब मोहन को मराठी आती है और सोहन को उर्दू आती है, अब ना ये इनकी भाषा को समझ पा रहे हैं, न ये इनकी भाषा को समझ पा रहे हैं। न मोहन सोहन को समझ पा रहा है, न तो सोहन मोहन की भाषा को समझ पा रहा है। अब देखिए, एक तीसरी भाषा मान लीजिए हिंदी है, वो दोनों लोगों को आती है, मोहन को भी आ रही है, सोहन को भी आ रही है। तो यही आपका संपर्क भाषा हो जाएगा। न तो मोहन उर्दू जाता है, न तो सोहन मराठी जानता है। तो दोनों एक दूसरे से कैसे बात करें? तो मान लीजिए हिंदी दोनों को आती है, तो जो हिंदी है दोनों बोल लेते हैं और समझ लेते हैं, तो यही आपका हिंदी संपर्क भाषा हो जाता है। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जिसका उपयोग ऐसे दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग होती हैं। जब दो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तब वे एक तीसरी भाषा का सहारा लेते हैं जिसे दोनों जानते हों। हमने बताया कि एक तीसरी भाषा का सहारा लेते हैं जिन्हें जानते हों, इसी भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे संपर्क भाषा तक हम देख लिए, संपर्क भाषा तक यहाँ तक हम रात्रि की क्लास में देखे थे, ऊपर से ही चल रहे हैं। अब बाकी जो क्लासेस होंगी, अब भाषा का तत्व हम देखेंगे। भाषा का तत्व हमने बताया था कि भाषा के कितने तत्व होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, छोटे प्रश्न बन जाते हैं। तो भाषा के तत्व, भाषा के तत्व बन जा रही सा भाषा के तत्व। तो भाषा के 4 तत्व होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 4 मूल तत्व होते हैं, 4 मूल तत्व होते हैं, 4 मूल तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से 4 मूल तत्व होते हैं। इन्हीं 4 तत्वों से मिलकर कोई भाषा बनती है और काम करती है। 4 मूल तत्व कौन कौन से होते हैं? ध्वनि पहला शब्द हो जाता है, दूसरा शब्द हो गया, तीसरा वाक्य हो गया, वाक्य, चौथा आपका अर्थ हो गया, अर्थ हो गया। अब देखिए ध्वनि को समझिए। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई है। पहली इकाई है ध्वनि, आपकी सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई ही ध्वनि है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है वही ध्वनि है। अगर हम क बोल दें तो क ही ध्वनि है, ख बोल दें तो ख ही ध्वनि है, आ बोल दें तो आ ही ध्वनि है। तो जब हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है जब बोलते हैं तो वही ध्वनि है। अब देखिए आगे चल रहे हैं। अच्छा, शब्द को, भाषा के दूसरे तत्व को देखिए, शब्द क्या होता है? शब्द होता क्या है? बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं, शब्द को समझिए। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। अब मान लीजिए ध्वनि, आपने बोला क ना, फिर आपने एक ध्वनि बोला म, फिर अगली ध्वनि बोले ल ना। अब देखिए, अब इसका सार्थक समूह बनाइए, प्लस जोड़ दीजिए, सार्थक समूह बनाइए, कमल। तो हमने कहा ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह बना कि नहीं? कमल। सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को जो अर्थ देने वाले हों। तो कमल एक फूल का नाम है ना, देखिए अर्थ दे रहा है। तो ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। तो अब आगे हम देख रहे हैं अगला तत्व, भाषा का अगला तत्व हम देख रहे हैं। भाषा का अगला तत्व हम देख रहे हैं। भाषा का 2 तत्व हम देख चुके हैं। भाषा के 2 तत्व हम देख लिए। कौन कौन से देख लिए? अब देखिए, यहाँ से मिटाना था, यहाँ। अब देखिए, शब्द देख लिए। ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह व्यवस्थित और सही समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। अब देखिए, भाषा में विचारों का आदान प्रदान केवल एक एक शब्द से नहीं कि आप क बोलेंगे तो हो जाएगा, ख बोलेंगे तो हो जाएगा,
या कमल बोलेंगे तो वर्ण से, या कमल बोलेंगे तो हो जाएगा। भाषा में विचारों का आदान प्रदान केवल एक एक शब्द से नहीं बल्कि पूरे वाक्य से होता है। जैसे जब आप बोलेंगे कि राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, देखिए किताब पढ़ता है। अब देखिए विचारों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं, पूरा अर्थ निकला कि नहीं इसका, हाँ राम किताब पढ़ रहा है। तो भाषा में विचारों का आदान प्रदान केवल एक एक शब्द से नहीं बल्कि पूरे वाक्य से होता है, पूरे वाक्य से होता है। आप एक शब्द से राम बोलिए, पता चलेगा क्या कर रहा है, किताब बोलिए, पता चलेगा क्या कर रहा है। एक एक शब्द से नहीं बल्कि पूरे वाक्य से होता है, पूरे वाक्य से होता है। भाषा में विचारों का आदान प्रदान केवल एक वाक्य से, एक एक शब्द से नहीं बल्कि पूरे वाक्य से होता है। हमने बताया कि पूरे वाक्य से होता है, एक एक शब्द से आप विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हम देख लिए, वाक्य को भी देख लिए, वाक्य को भी देख लिए। अब आगे हम चल रहे हैं। अब देखिए भाषा का चौथा तत्व होता है अर्थ। अर्थ क्या है? ध्वनि, शब्द और वाक्य के पीछे छिपा भाव ही अर्थ है। ध्वनि, शब्द, वाक्य। जैसे राम, देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है ना, पढ़ता है। अब देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये राम हो गया। अब देखिए ध्वनि भी इसमें है, आप बोलिए र, देखिए ध्वनि है। शब्द भी है, शब्द देखिए राम शब्द भी है, शब्द भी है। और ये पूरा मिलकर एक वाक्य भी बन जा रहा है। देखिए वाक्य बन गया कि नहीं यहाँ तक। तो ध्वनि और शब्द और वाक्य के पीछे छिपा भाव ही अर्थ है। यदि किसी वाक्य का कोई मतलब ही न निकले तो वह भाषा का सही तत्व नहीं माना जाएगा। आप जैसे बोलें, अब देखिए अगर कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वह भाषा का तत्व नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए अब इसे समझ ही लीजिए एक उदाहरण से, एक उदाहरण से। अब देखिए कि पानी, जैसे मान लीजिए पानी खाता है, पानी खाता है, खाता है, पानी खाता है ना, पानी खाता है। अब बताइए पानी खाया जाता है, इसका कोई मतलब है? इसमें शब्द और वाक्य तो हैं लेकिन इसका सही अर्थ नहीं बन रहा है। जब तक सही अर्थ न बने तब तक वह भाषा का तत्व नहीं हो सकता है। जहाँ खाता है वहीं पीता लगा दीजिए, देखिए सही अर्थ बन जाएगा। पीता है, पानी पीता है, लगा दीजिए, हो गया कि नहीं? अब अभी बन गया कि नहीं? अब इसका सही अर्थ निकला तो ये भाषा का तत्व है। यही भाव ही अर्थ कहलाता है, यही भाव ही अर्थ कहलाता है। तो हम विशेष तथ्य को भी देखे थे रात्रि में, कि विशेष तथ्य कुछ 4-5 पॉइंट देखे थे, उसे हम लिखवा दे रहे हैं। 1 मिनट आप उसे नोट कर लीजिए। हमने बताया था कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। एक पॉइंट नंबर 1 विशेष तथ्य में उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। फिर हमने देखा था दूसरा पॉइंट, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। शब्द को भी बताया हमने।